अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन कुछ दिन डिले करने की वजह क्या थी कि थोड़ा बीमार रहे हैं, तो इस वजह से हमने डिले किया। तो लेक्चर अभी शूट होंगे इससे आगे, यानी ये वाला चैप्टर आपने स्टार्ट किया होगा कॉलेजेस वगैरह में भी। तो बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर से पहले हमें क्या पढ़ लेना चाहिए। आज तक आप लोग पढ़ते आए हो, क्या कुछ पढ़ते आए हो? मोशन की टाइप्स पढ़ी है, ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ी, वाइब्रेटरी मोशन पढ़ी, रिटरेटरी मोशन पढ़ी। ये बहुत सारी जो टाइप्स पढ़ के आए हो ना, इनमें से एक टाइप बचती है मेरे भाई। ऐसा टाइप जो आपके पास, ऐसा मोशन जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसा मोशन आप नहीं पढ़ के आए अभी तक। क्या इसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, उसकी डेफिनेशन तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन ऐसा मोशन नहीं पढ़ा जैसे पीरियोडिक मोशन। ये भी तो पीरियोडिक मोशन, जिसे हम रिपीटिव मोशन भी कह सकते हैं। रिपीटिव यानी कि रिपीटिव, ये रिपीट हो रहा है। तो पीरियोडिक मोशन के बारे में हमने नहीं पढ़ा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। इससे पहले हमने मोशन की काफ़ी, रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर भी था आपके पास, उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया, सर्कुलर मोशन पढ़ लिया। लेकिन सर्कुलर मोशन के अलावा भी, सर्कुलर मोशन खुद भी एक पीरियोडिक मोशन है। तो अब ये वाला जो टाइप हमने पढ़नी है, इसको हमने फर्दर कैटेगराइज किया। हम जानना चाहते हैं सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये वाला जो चैप्टर है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कहाँ से निकला, हम ये चीज समझते हैं। तो पीरियोडिक मोशन क्या होगा? मोशन, ऐसा मोशन जो क्या करेगी अपने आप को, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ, दैट रिपीट इटसेल्फ, यानी कि अपने आप को रिपीट करें, ऐसा मोशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर सर्टेन इंटरवल, मतलब किसी खास वक्त के बाद जो मोशन अपने आप को रिपीट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको हम नाम देते हैं पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन को हमने फर्दर कैटेगराइज कर दिया दो दो ब्रांचेस में या दो टाइप्स में। एक आता है मेरे भाई, एक टाइप इसकी जो है पीरियोडिक के लिए, वो है यानी कि ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी, ये भी पीरियोडिक होता है। दूसरा है जी नॉन ऑसिलेटरी। पीरियोडिक मोशन की कितनी टाइप्स होगी? दो, ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी। इस नॉन ऑसिलेटरी का और नाम भी दिया जाता है, यानी कि या सर्कुलर कह सकते हो या रोटेटरी मोशन कह सकते हो। तो ये सब आप कहलाती हैं नॉन ऑसिलेटरी मोशन, और ये ऑसिलेटरी मोशन। इनको, इस पीरियोडिक मोशन को फर्दर हमने इन्हीं दो में कैटेगराइज कर दिया। अब देखें, अब मैं एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर होती है। पीरियोडिक क्या है? जैसे कोई चीज, कोई मोशन रिपीट हो रहा, पंखा चल रहा है तो पंखा घूमता रह रहा है, रिपीट हो रहा है उसका मोशन। इसी तरह जमीन सन के गिर चक्कर लगा रहा है, तो वो रिपीट हो रहा है, एक साल बाद दोबारा से रिपीट हो रहा है। इसी तरह मून जो है वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो वो मोशन भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी पीरियोडिक है। सिंपल पेंडुलम ले ले, उसका मोशन भी रिपीट हो रहा होता है, तो वो भी क्या है? एक तरह से पीरियोडिक है। तो ये सब तरह के मोशन, ये सिंपल पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम है, ये रिपीट हो रहा है इसका मोशन, ठीक। इसका मोशन क्या हो रहा है मेरे भाई? रिपीट हो रहा है, तो ये भी पीरियोडिक मोशन कहलाता है। ये भी क्या है? एक तरह से पीरियोडिक मोशन है। अब मैं कह रहा हूं कि जो पीरियोडिक को हमने कैटेगराइज करना है, तो अब कैटेगराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं इसके लिए कहूं नॉन ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, बी नॉन ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन रिपीट हो रहा है। अब इन और इनकी डेफिनेशन क्या है? यानी कि ऑसिलेटरी मोशन समझेंगे तो नॉन ऑसिलेटरी आपको खुद ही समझ आ जाओ। ऑसिलेटरी मोशन कैसे समझेंगे? यानी कि ऐसा मोशन जो एक फिक्स पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट के आगे पीछे मूव करे। देखो, द टू एंड फ्रो मोशन, यही बोलते हैं ना, टू एंड फ्रो, बैक एंड फॉरवर्ड भी बोल सकते हो। टू आगे, फ्रो पीछे। फ्रो मोशन ऑफ क्या? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। देखो, ये ऑसिलेटिंग बॉडी भी कह सकते हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी। The to and fro motion of a vibrating body about, किसके about? About mean position, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन हो किसी बॉडी का मीन पोजीशन के अबाउट, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। क्या मतलब है? जैसे सिंपल पेंडुलम हमने लिया था, तो उस सिंपल पेंडुलम का मोशन कैसे? अगर ये सिंपल पेंडुलम इधर सीधी बंधी हुई है, तो ये इधर जा सकता है और इधर जा सकता है, तो ये इसकी मीन पोजीशन कहलाएगी, जहां पे x 0 होता है। ये क्या कहलाएगी? मीन पोजीशन।
यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x0 होता है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। इसके आगे हम बात करने वाले हैं, अभी तक ये समझो। जैसे ये मैं पेंडुलम ले रहा हूँ, जैसे मैं ये पेंडुलम ले रहा हूँ, अब ये यहाँ लटकी हुई, तो ये इसकी मेन पोजीशन है। यूँ ही मैं इसको डिस्टर्ब करूँगा, अपनी लटकी हुई पोजीशन से आगे पीछे चली जाएगी, तो ये इसकी क्या होगी जी, एक्सट्रीम पोजीशन। जिधर से ये वापस आ रहा है, जिधर से ये वापस आ रहा है, जैसे यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ तक इसकी क्या कहलाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन। और जिधर से ये जा रहा है टू एंड फ्रो कर रहा है, यानी मेन पोजीशन जहाँ पे थी, जहाँ लटका हुआ था, उससे आगे पीछे जा रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक, अब कुछ रिपीट तो हो रहा है, इस जगह से आगे पीछे होकर रिपीट तो हो रहा है। यही और कोई सर्कुलर मोशन हो, इस तरह सर्कुलर मोशन है, तो इसमें भी क्या होता है, रिपीट होता है, मोशन रिपीट हो रहा है ना। तो सर्कुलर मोशन के अंदर भी क्या हो रहा है, मोशन रिपीट हो रहा है, लेकिन वो मीन पोजीशन के गिर्द नहीं होता। चक्कर तो काट रहा है, लेकिन वो चक्कर मीन पोजीशन के गिर्द नहीं होता। जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, थोड़ा तेज पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर काफी लेंथी होना है। सन के गिर्द मोशन, ये आपके पास नॉन ऑसिलेटरी है, मीन पोजीशन इसका तो नहीं है ना, सेंटर को नहीं कह सकते मीन पोजीशन में। बताओ, आप ऐसे मत कहो कि इसका सर्कल का सेंटर नहीं होगा, उसकी मीन पोजीशन नहीं, वो चक्कर काट रहा है इसका, ये नॉन ऑसिलेटरी। अब ऑसिलेटरी मोशन को हमने डिटेल में पढ़ना है। अब ऑसिलेटरी मोशन को सबसे पहले देखो, किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उस चीज़ के बारे में इल्म होना ज़रूरी होता है ना। जैसे गाड़ी चलाने जा रहे हो तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने जा रहे हैं या ऑसिलेटरी मोशन पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑसिलेटरी मोशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हमें याद करना पड़ेगा। कुछ वोकेबलरी समझे अपने लिए, जैसे आप गाड़ी चलाने लगते हो तो गाड़ी से पहले ब्रेक क्या होता है, स्टीयरिंग क्या होती है, और स्टीयरिंग का क्या काम होता है, उसका क्या काम होता है, ये चीज़ें जाननी होती है ना। उसके बाद आप गाड़ी चलाने शुरू कर देते हो, बगैर उसके कि आप कहीं पे भी दबा रहे हो, कहीं पे भी मोड़ रहे हो, कहीं किसी भी तरफ आप स्टीयरिंग को घुमा रहे हो, तो इस तरह आप नहीं सीख पाओगे गाड़ी चलाना। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन पढ़ने जा रहे हैं, तो इससे पहले आपको उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आपको समझनी पड़ेगी। अब जैसे सिंपल ऑसिलेटरी मोशन में एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे आपकी बुक में भी दी हुई कुछ एग्जांपल्स, जैसे उन्होंने कहा है कि जे मोशन ऑफ विंग ऑफ बर्ड्स, परिंदों के जो पर है उनका मोशन, विंग्स ऑफ बर्ड्स, उसको उन्होंने क्या नाम दिया मेरे भाई, उनको उन्होंने कहा ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ अर्थ ड्यूरिंग अर्थक्वेक, मोशन ऑफ अर्थ, जमीन का मोशन कब, ड्यूरिंग अर्थक्वेक, यानी जिलजिले के वक्त जमीन जो है ना ऑसिलेटरी मोशन करती है। वैसे जो ओवरऑल जमीन जो घूम रही है ना, वो तो सर्कुलर मोशन करती है। ये अर्थक्वेक एक वेव होता है, जैसे ये पैरेलल मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। ये आपने पढ़ा हो 10th क्लास में वेव वाले चैप्टर में, कि कोई चीज़ पे दो तरह की वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते थे। उसमें जो आप कहते थे कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो ऑसिलेट करते हैं पैरेलल टू द वेव मोशन। तो जो अर्थ की जो अर्थक्वेक है वो भी एक वेव है, जिसे हम सिस्मिक वेव कहते हैं। तो वो भी ऑसिलेट करवाती है ज़मीन के पार्टिकल। देखो, कोई वेव आगे क्यों ट्रांसफ़र होती है, किस वजह से ट्रांसफ़र होती है, उस मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से ट्रांसफ़र होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये आगे मेरे मुंह के आगे जो एयर है वे ये ऑसिलेट कर रही है, इसके ऑसिलेशन की वजह से आगे ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पे जो ऑसिलेशन है पार्टिकल्स की, उस ऑसिलेशन बेसिकली वो ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। इसी तरह ज़मीन के अंदर जब अर्थक्वेक होता है, यानी कि ज़िलज़िला आता है, तो उस ज़िलज़िले की वजह से ज़मीन के जो पार्टिकल्स हैं वो भी ऑसिलेट हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो ज़मीन खुद है वो ऑसिलेट करती है, तो कह सकते हैं तो अर्थक्वेक के टाइम जो ज़मीन का मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। उन्होंने कहा है मोशन ऑफ हार्ट बीट, क्या मतलब, जो दिल का धड़कना, ये क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, हार्ट बीट। ठीक है, इसके अलावा मेस अटैच टू स्प्रिंग, ये तो बड़े मशहूर है, अभी ही पढ़ेंगे इसको। मेस अटैच टू स्प्रिंग, यानी कि कोई स्प्रिंग है, मान ले इसको बांध के रखा है हमने। अब उस स्प्रिंग को बांध के रखने के बाद इसको हम खींचेंगे स्प्रिंग को, तो क्या होगा, ये ऑसिलेटरी मोशन तो करेगा ही करेगा, तो टू एंड फ्रो करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं मेस अटैच टू स्प्रिंग भी क्या करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे फिर पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए सिंपल पेंडुलम, वो ये भी इसके एग्जाम्पल है। तो खैर, एग्जाम्पल ऑसिलेटरी क्या है क्या नहीं है, इसको हम डिस्कस आगे जाके फिर से करेंगे, क्योंकि सिंपल मोशन के अंदर हम इसकी जांच पड़ताल बिल्कुल सिरे से लेके करेंगे। नेक्स्ट बात हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पे नेक्स्ट बात हम ये करेंगे कि टर्मिनोलॉजीज क्या है। वही गाड़ी के एग्जांपल है, मैंने कहा गाड़ी को सीखने से पहले गाड़ी से रिलेटेड उसके गियर, उसके स्टीयरिंग, उसके किस तरह मोशन करवाना, किस तरह चलाना, किस तरह मोड़ करना, ये सब जानना टर्मिनोलॉजीज आपके लिए ज़रूरी थी। इसी तरह हम ऑसिलेटरी मोशन जब पढ़ने जा रहे हैं तो हमें इससे जुड़ी हुई हमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो
आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी जिसे हम कह सकते हैं मेरे भाई ऑसिलेशन, या फिर उसे क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। ये आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। ऑसिलेशन या साइकिल किसे कहते हैं, किसी भी बॉडी का ऑसिलेशन। जैसे ये पेंडुलम है, ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, साइकिल का मतलब होगा एक चक्कर। ये वो वाला चक्कर नहीं है, ठीक है, काम में जो चक्कर करते हो वो वाला चक्कर नहीं है, जो कामचोरी वाला चक्कर नहीं है। ये चक्कर मतलब है एक मुकम्मल राउंड ट्रिप, द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये वाइब्रेटिंग बॉडी है। पेंडुलम क्या होती है जी, पेंडुलम एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, क्योंकि ये वाइब्रेट कर रही है। इस वाइब्रेटिंग बॉडी का एक मुकम्मल चक्कर, यहाँ से मैंने छोड़ा, ये यहाँ से छोड़ा, वापस मेरे ये पेन जहाँ रखे हुए हैं इस तक आ जाएगा, तो इसका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। ये हो गया, देखिए थोड़ा ऊपर से खैर नहीं छोड़ सकते, वो तो ऐसे जमने का, देखिए ये हो गया। तो ये इसका एक साइकिल हो गया, ये एक साइकिल, समझ गए। तो इस तरह एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है इसका, कि एक मुकम्मल राउंड ट्रिप, जहाँ से छोड़े थे वहाँ पे आ जाए तो उसका राउंड ट्रिप। अब ऐसा लाजमी नहीं यहाँ से राउंड ट्रिप हो जाए, यहाँ से भी हो सकता है, आप इधर से छोड़ो तब इधर वापस आए तो वो भी इसका राउंड ट्रिप होगा, किसी मसला नहीं है। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ, क्या कह सकते हैं मेरे भाई, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जब एक वाइब्रेटिंग बॉडी का एक मुकम्मल चक्कर को हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। एक मुकम्मल चक्कर, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। ये बात भी लिख सकते हैं, अबाउट मीन पोजीशन की तो उसे हम ऑसिलेशन कहेंगे। अब मैं बोलूँ एक चक्कर हो गया, एक मैं आगे ये वर्ड नहीं बोलूंगा कि चक्कर हो, मैं बोलूंगा एक ऑसिलेशन हुआ है, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ऐसे बोलेंगे, समझ गए। अब देखिए यही चक्कर सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन के अंदर लगभग सेम है। जैसे सर्कुलर मोशन के अंदर भी चक्कर होता है ना, अगर कोई चीज़ गोल घूमती है, यहाँ से गई थी आप बॉडी, वापस आई यहाँ पे, तो इसका एक चक्कर यहाँ पे भी होता है, क्योंकि ये रिपीटिव मोशन है, यानी पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन के अंदर आप कह सकते हो मोशन रिपीट हो रहा है, तो साइकिल यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, कुछ चीज़ें सेम है। इन दोनों में ये जो चक्कर वाला काम है, साइकिल वाला काम है, यहाँ पे भी चक्कर होता है, यहाँ पे भी मुकम्मल चक्कर होता है। यहाँ पे ऑसिलेशन की फॉर्म में एक चक्कर होता है, टू एंड फ्रो आगे पीछे जाने की फॉर्म में एक चक्कर होता है, जहाँ चक्कर गोल गोल होता है, यहाँ आगे पीछे होता है, यहाँ पे चक्कर गोल गोल होता है, ठीक है। तो अब एक बात यहाँ से मैंने कर ली थी आपके लिए, कि जो मोशंस, जो पीरियोडिक मोशन है वो दो तरह के तो है ही है, फिर मैं उधर चाहूँगा, ठीक है, टेंशन नहीं, तो मुझे पहले बताना चाहिए था, नहीं बताया। जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी भी होती है, नॉन ऑसिलेटरी भी होती है। तो इसका मतलब है जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो कितने हैं जी, हाँ, विंग्स बोल दिए, अर्थक्वेक बोल दिया, हार्ट बीट बोल दिया, मेस अटैच्ड स्प्रिंग बोल दिया, ये सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं। लेकिन क्या एक ऐसा मोशन जो नॉन ऑसिलेटरी है वो भी पीरियोडिक हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा पीरियोडिक के अंदर नॉन ऑसिलेटरी भी आते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि पीरियोडिक सारे ऑसिलेटरी होंगे। जैसे ये मोशन ऑफ अर्थ है, सन की गिर्द, वो आपके पास नॉन ऑसिलेटरी तो है और पीरियोडिक तो है, लेकिन ये पीरियोडिक है, बिल्कुल है, और ऑसिलेटरी नहीं होगा इस वजह से, क्योंकि इसके अंदर कुछ नॉन ऑसिलेटरी भी होते हैं, तो इस वजह से सारे के सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होंगे। तो ये एक एमसीक्यूज आता है, पूछते भी हैं कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन कैन बी periodic but all periodic cannot be oscillatory। लेकिन तमाम पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होते, कैन नॉट बी अब नहीं होते, ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब बातें इसकी सब डिविजन्स में आती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन के अंदर हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है, तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, टर्मिनोलॉजीज है, टर्म्स लिख सकते हो या टर्मिनोलॉजीज, आपकी बुक में तो टर्म्स रिलेटेड टू ऑसिलेटरी मोशन है। तो ये एक पहला जो टर्म थी जिसे हमने समझा साइकिल किसे कहते हैं। जैसे यहाँ से बाड़ी यहाँ से छोड़ दिए, पीछे चली जाए, पीछे से इधर चली जाए, इधर से इधर चली जाए, इधर से इधर चली जाए, तो ये आपके पास ऑसिलेटरी है। ये आपके पास कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी। नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट बात हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अगर मैं पूछूं और टर्मिनोलॉजीज बताओ इससे, टाइम पीरियड क्या है, या आप कह लें डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स नॉट नहीं, एक्स नॉट तो एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे, यानी कि हम कह सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट, ये वाइब्रेटिंग बॉडी है, ये यहाँ चला जाए तो मीन पोजीशन से उसका कितना डिस्टेंस है, वो इसका क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे, मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे ऐसे इसको छोड़ दूं, ऐसे ऐसे छोड़ दूं, तो किसी भी टाइम पे ये आपको कहीं पे नज़र आ रहा है। जैसे आप एक टाइम नोट किया, फोटो निकालो वहाँ से, जब आप फोटो निकालोगे तो ये मान ले ऐसे हुआ हुआ है, ऐसे हुआ हुआ या ऐसे हुआ हुआ, फोटो में ऐसे आ गया, जैसे यहाँ आ गया फोटो में, ऐसे आ गया, कहीं पे भी आ गया, बीच में आ गया, या आखिर में आ जाए, या बीच में कहीं पे भी आ सकता है ना, यहाँ कहीं पे आ गया, तो उस वक्त इसका, उस वक्त उस टाइम में, उस इंस्टेंट में, टाइम मतलब इंस्टेंट में, उस इंस्टेंट में मीन पोजीशन से जो उसका फासला होगा उसे हम एक्स कहेंगे, या उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, किसी भी टाइम पे, ऐसा नहीं है, किसी भी टाइम पे, सॉरी, किसी भी टाइम पे, तो हम इसे कहते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ, द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इक्विलिब्रियम, फ्रॉम मीन पोजीशन। भाई इसके तीन नाम है, अच्छा, मीन पोजीशन भी बोलते हैं, रेस्ट पोजीशन भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, इसे हम क्या नाम देंगे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसे हम क्या नाम देंगे मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट नाम देंगे। और बात करें सर, और नेक्स्ट बात हम करेंगे, यहाँ से एक और बात निकल के आती है, वो है हमारे पास यानी एम्पलीट्यूड। देखो बीच में कहीं हो तब भी एक्स है, एम्पलीट्यूड तब होगा एक स्पेशल जगह पे, एक स्पेशल जगह पे, जब आप वाइब्रेटिंग बॉडी किसी एक खास जगह पे चली जाए तो वो उधर उसका एम्पलीट्यूड होगा। खास जगह, कैसी खास जगह, कि वो ये जगह इसलिए खास है क्योंकि इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन या टर्निंग टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। खैर हम एक्सट्रीम पोजीशन से काम चलाएंगे, जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाए और उस वक्त उसका जो फासला होता है कहाँ से, मीन पोजीशन से, तो उसका क्या कहलाएगा मेरे भाई, उसका एम्पलीट्यूड कहलाया जाएगा। तो जब ये एक्सट्रीम पे होता है तो उस वक्त ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता है, बीच में हो तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा ना, लेकिन जब ये एक्सट्रीम पे होगा, बिल्कुल आखिरी किनारे में होगा, तो हम कह सकते हैं इसका जो दरमियान जो मीन पोजीशन है उससे ज़्यादा ये दूर है, चाहे ये इस साइड पे हो चाहे इस साइड पे दूर चला जाए, तब भी हम बोल देंगे कि इसका एम्पलीट्यूड है। तो हम एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन या एम्पलीट्यूड को कैसे समझेंगे मेरे भाई, कि एम्पलीट्यूड बेसिकली होगा क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरे भाई, एक्स नॉट से लिखते हैं या ए से लिखा जाता है, तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। ये क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है जी, फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से, उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, उसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, जाहिर सी बात है क्योंकि यूनिट टू मीटर होना है, डिस्टेंस है, इसलिए मीटर, जिसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें समझ आ गई आप लोगों को, तो आप मतलब समझ गए हो। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, और इससे रिलेटेड क्या टर्मिनोलॉजीज हो सकती हैं, इससे रिलेटेड क्या टर्मिनोलॉजीज हो सकती हैं, अब मैं बताता हूँ। इससे रिलेटेड और टर्मिनोलॉजीज हैं जी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा, एक चक्कर मुकम्मल, यानी यहाँ जहाँ से हमने छोड़ा यहाँ चला गया, जहाँ चला गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो ये एक चक्कर हो गया। एक चक्कर काटने के लिए, एक राउंड ट्रिप काटने के लिए जितना टाइम चला गया, जितना टाइम रिक्वायर हुआ, जितना टाइम गया, उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, टाइम पीरियड। तीसरा चौथी टर्म, टाइम पीरियड किसे कहें, ये है टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल या वन ऑसिलेशन, साइकिल भी लिख सकते हैं। टाइम रिक्वायर्ड किसके लिए, फॉर वन साइकिल या वन ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं, शार्ट लिखे। सिंबल क्या होता है टाइम का, टाइम पीरियड का, बड़ा टी कैपिटल टी। यूनिट क्या होती है टाइम पीरियड की, सेकंड। बस ऐसी वैसी बात याद रखो। देखो ये हम आगे बोलेंगे एक टाइम पीरियड हुआ इसका, तो वहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी हम यहाँ सीख के जा रहे हैं। इससे अगली है जी फ्रीक्वेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट
कि एक टाइम पीरियड मतलब 1 सेकंड, मान ले टाइम पीरियड 1 सेकंड होना ज़रूरी नहीं, किसी का टाइम पीरियड ज़्यादा भी हो सकता है। एक चक्कर काटने के लिए टू एंड फ्रो, मान ले मैं बड़ा सारा धागा लूँ इसके साथ, पेंडुलम के साथ बड़ा सारा बहुत लंबा, तो इसको मैं बहुत दूर से छोड़ूंगा ना, मान ले बहुत दूर, मतलब वो उधर से मान के चले इधर आने तक 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, तो मतलब 1 सेकंड लाजमी नहीं है, ठीक है। तो अगर टाइम पीरियड कम ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी की अगर हम करें तो फ्रीक्वेंसी की बात कैसे कर सकते हैं, ये बताओ। फ्रीक्वेंसी की बात कहाँ से शुरू करो? फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशंस हो रहे, वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन, भाई ऑसिलेशन लिखो या साइकिल लिखो, आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, इसको क्या कहा जाता है मेरे भाई? इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला निकल के आता है n/t, नंबर ऑफ साइकिल इन टाइम। अगर मैं n दे दूं, टाइम दे दूं, आपको कहूं कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, जैसे आपकी बुक में एमसीक्यूज भी है इससे से रिलेटेड, वो हम आगे करेंगे इस, ठीक। नंबर ऑफ साइकिल दे दे, मान ले 60 दिए हुए, टाइम दिया हुआ है आपके पास कितने, टाइम दिया हुआ है कुछ 1 सेकंड, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 60। तो ये यहाँ से पता कर सकते हैं और इस तरह रिलेटेड एमसीक्यूज भी आएंगे। और देखो नंबर ऑफ साइकिल की तो यूनिट नहीं होगी, और इसकी यूनिट होगी सेकंड माइनस, यूनिट क्या होगी? सेकंड माइनस या हर्ट्ज कहेंगे, HRTZ होता है, या HZ कर दो। इसका एक और फार्मूला भी है जो आप 10th क्लास में पढ़ के थे, उसको हम कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्या क्या। अगला फार्मूला किस चीज का है बताओ? अगला फार्मूला हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इनके बीच में रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन है? इनवर्स। कैसे इनवर्स रिलेशन है देखा है? देखिए इनवर्स रिलेशन का मतलब है फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल होती है 1 बाई टाइम पीरियड के। ये इनवर्स क्यों है सर, पूछ सकते हैं। मान के चले, अब मैंने कहा फ्रीक्वेंसी का मतलब है साइकिल, साइकिल कितने हुए, साइकिल मतलब चक्कर, ये बात याद रखना। जितने चक्कर उतने साइकिल और उतनी फ्रीक्वेंसी, जितने चक्कर उतनी फ्रीक्वेंसी, यानी कि जितने चक्कर होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कैसे, क्यों डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने कहा एक चक्कर हुआ, एक चक्कर हुआ, चक्कर 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 हुआ 1 सेकंड में। अब बताओ इसका फिर इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी तो 1 हर्ट्ज है, और टाइम पीरियड कितना होगा? 1 सेकंड, क्योंकि जितना 1 सेकंड में जितना चक्कर होते हैं वही टाइम पीरियड होती है, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लेती है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। दूसरी बात, मान ले 2 चक्कर हुए, 2 चक्कर हुए 1 सेकंड में, 2 चक्कर 1 सेकंड में हुए, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई मेरे भाई? आप बोलेंगे सर 2 हर्ट्ज है। जितने चक्कर होते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या हुआ? अब गलती से ये मत कहना कि टाइम पीरियड 1 सेकंड है, नहीं, 1 सेकंड में 2 चक्कर। टाइम पीरियड की डेफिनेशन तो ये, एक चक्कर कितने टाइम में करता है, वही तो टाइम पीरियड होता है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 साइकिल। एक साइकिल यानी 2 साइकिल हुए, मतलब बेसिकली 2 चक्कर मतलब 2 साइकिल हुए 1 सेकंड के अंदर। तो एक साइकिल कितना हुआ होगा, कितने टाइम में हुआ होगा? आधे सेकंड में, यानी कि 0.2 सेकंड। ये इसका क्या होगा? टाइम पीरियड। या नहीं आता ये कैसे आया, तो आप ऐसे करो 1/f करो, 1/f कितना है? 1/2 करो, 0.5 सेकंड, ठीक। 0.2 आधा सेकंड, 0. नहीं वही 0.5 सेकंड। तो इसका टाइम पीरियड ये है ना, कि ये होगा। अब नेक्स्ट मैंने बात कही, देखो क्या हो रहा है, 2 है, 2 बड़ा है या 0.5 बड़ा है? 2 बड़ा है। नेक्स्ट आ जाओ, मैंने कहा 3 चक्कर हुए, कितने हुए मेरे भाई? 3 चक्कर हुए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 3 होगी, 3 हर्ट्ज होगी। अब 1 सेकंड में 3 चक्कर हुए, अब मैं पूछूं टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1/3, तो कितना आएगा? एक चक्कर कितना का हुआ है? 0.33 सेकंड। तो मेरे भाई अब देखो फ्रीक्वेंसी 3 हो गई और कम हो गया, 0.5 तो बड़ा था लेकिन 0.3 उससे भी कम। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी 2 से 3 हो गई तो टाइम पीरियड 5 से 3 हो गया, यानी कि कम हो गया।
इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ने से टाइम पीरियड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या उल्टा हिसाब करो, टाइम पीरियड को बढ़ाते जाओ, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। भाई इनवर्स रिलेशन दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? हाँ सर दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आगे चलो, यानी कि आगे नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, नहीं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये काफी दिमाग खपाने वाली चीज है। भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या ताल्लुक है? जैसे देखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेट ऑफ ऑसिलेशन, मतलब कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, या क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन यूनिट टाइम। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल ओमेगा वगैरह होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। मैंने क्या कहा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से लिखा जाता है। वैसे ओमेगा को हम पिछले रोटेशन वाले चैप्टर के अंदर एंगुलर वेलोसिटी कहते थे। यहाँ से क्यों? देखो एंगुलर वेलोसिटी, इसके दो नाम है, यानी कि ओमेगा को दो तरह से ट्रीट किया जाता है। ओमेगा को एज ए एंगुलर वेलोसिटी लिया जाता है और एज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लिया जाता है। ऐसा क्यों? एंगुलर वेलोसिटी लिया जाता है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन सीएम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिया जाता है इन केस ऑफ एसएचएम या ऑसिलेशन। सर लिया जाता तो क्यों लिया जाता? क्योंकि दोनों का जो फंडामेंटल है वो एक है। जो आप सर्कुलर मोशन कहते हो वो भी एक तरह से एसएचएम ही होता है। एक तो रीजन ये, कैसे? जैसे कोई चीज घुमाते हो, कोई चीज आपने घुमा ली, किधर गई मेरा टाइम, ये घुमाते हैं। अगर मैं इसको घुमाऊं, सामने से लाइट दे दें, ध्यान से इधर से लाइट हम दे दें, तो ये मेरे इधर या दीवार पे या बोर्ड पे इधर से जब आप नजर आ रहे थोड़ा सा, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, लाइट सामने से आ जाए, इधर से जिधर मार्कर रखे इधर से लाइट आए, तो बोर्ड पे जो इसकी तस्वीर बनेगी ना, वो तस्वीर ऑसिलेशन की तस्वीर होगी, टू एंड फ्रो की तस्वीर होगी। इसका जो साया है, शेडो है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे उसमें, अच्छा अगले लेक्चर ही इसी के ऊपर आएगा। तो इसका जो शेडो है वो यहाँ पे एसएचएम करता हुआ दिखाई देगा आपको, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे लगेगा। तो क्योंकि सर्कुलर मोशन भी एसएचएम कर रहा होता है, तो हम सर्कुलर मोशन को स्टडी करके भी एसएचएम को पढ़ लेते हैं, तो आगे करेंगे भी ऐसे। सर्कुलर मोशन से हम वेलोसिटी वगैरह निकाल लेते हैं। तो हम इसको क्या लेते हैं, एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लेते हैं। जहां पे एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन के अंदर ये रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को? रोटेशन, घूमने को। क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होता है, कोई चीज यहां से यहां चली जाए तो आप कहते हो ना इसका एंगल कवर हुआ, तो ये इसका एस हो गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, वही होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। दूसरी तरह यहाँ एसएचएम के अंदर ओमेगा क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? ओमेगा रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ ऑसिलेशन। रेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब जो ऑसिलेशन है वो कितनी तेजी से हो रहा है, उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर यहाँ पे ओमेगा में कहूं आपके पास 3 है, 3 रेडियन पर सेकंड है, या मैं कह दूं 4 रेडियन पर सेकंड है, तो मतलब इसका रेडियन बढ़ जाने का मतलब ये है कि ये इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये ऑसिलेशन तेज कर रहा है, रेट ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा है। तो रेट ऑफ ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा ये कहाँ पे? एसएचएम के अंदर। और यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा या रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये इसको इसके साथ हम बेसिक कंसेप्ट सेम है, लेकिन इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है एसएचएम के अंदर, ये अलग अलग चीज़ों की अलग अलग होती है। एक फंडामेंटल फार्मूला है वो तो सेम है दोनों के लिए, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो स्पेस स्प्रिंग सिस्टम के लिए अलग होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो सिंपल पेंडुलम के लिए अलग होता है। तो कैसे होता है? अभी आप लोग ओमेगा इक्वल टू एम बाई के या के बाई एम, ये आपने पढ़ा होगा। हाँ सर पढ़ा है, के बाई एम, के बाई एम ये पढ़ा है आपने। हाँ ये आपके पास सिंपल पेंडुलम के लिए है, मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो खैर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी जानने के लिए आपने ये कहना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड
बाई वाइब्रेटिंग बॉडी। जैसे यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल होता था एंगल बाय टाइम, याद है। अब एंगल कितना कंप्लीट हो जाएगा एक रोटेशन में, 2 पाई होगा ना, थीटा कितना होगा 2 पाई। और यहाँ एसएचएम के अंदर भी 2 पाई होता है। कैसे? कोई बॉडी मान के चलो अपनी मीन पोजीशन से इधर गई, इधर से इधर आई, इधर से इधर गई, इधर से पीछे आई, तो ये आपके पास 2 पाई ही होता है, सही। क्योंकि यही सर्कल आपके पास एक चक्कर घूमेगा तो इसकी जो साया बनती थी सामने, साया बनती थी, शेडो, क्योंकि यही आप किसी चीज को घुमाएंगे तो बोर्ड पे क्या बनता था, शेडो, मैंने यहाँ बताया था। तो ये शेडो भी एक चक्कर कंप्लीट करता होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसको भी, किसमें, सर्कुलर मोशन में। वहां पे मैं आपको ये शेडो और ये चीजें बताएंगे कि भाई एक चक्कर, यहाँ का एक चक्कर और यहाँ का एक राउंड ट्रिप। सर्कुलर मोशन में जो एक चक्कर होता है, सर्कुलर मोशन में जो एक चक्कर होता है, सर्कुलर मोशन में जो एक चक्कर होता है, वही यहाँ पे भी एक टू एंड फ्रो एक राउंड ट्रिप पूरा हो जाता है यहाँ पे भी। बस इतना समझ लो, मतलब सेम सेम चीजें हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे अब पढ़ रहे हैं, सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम इस थीटा की जगह हम भी लिख सकते हैं भाई 2 पाई। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी 2 पाई होता है, क्योंकि ये सर्कल का जो शेडो है वो भी 2 पाई देता है हमें, वो भी 2 पाई बनता है, ठीक। तो इसलिए हम कह सकते हैं 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी, या मैं इसको लिखूं 2 पाई और 1 बाई टी अलग करूं, हाँ कर सकते हैं। 1 बाई टी क्या होता है? एफ होता है, पढ़ा है। तो ये ओमेगा बनेगा, ओमेगा बनेगा 2 पाई एफ बनेगा मेरे भाई। एक ये फार्मूला कह लो, या ओमेगा का ये डायरेक्ट 2 पाई बाई टी ये आया था, या 2 पाई बाई टी ये फार्मूला भी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कुछ कुछ समझ आया आपको इन दोनों के बारे में? कुछ कुछ समझ आया? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ ऑसिलेशन को, कितना ऑसिलेशन तेजी से हो रहा है ये बताते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ चुके हो और उसमें जाने की जरूरत नहीं। अब हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, यानी कि ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर। वीडियो काफ़ी लेंथी होगी तो खैर थोड़ा सा हौसला रखें, हो जाएगा। बिठा देते हैं इसको। अगर तुम चाहो, इतने दिन से देखो वैसे आप लोग भी वो थे, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं था। आ जाए, नेक्स्ट जाते हैं जी हम अगले पड़ाव की तरफ, वो है बहुत इंपॉर्टेंट। हमने ऑसिलेटरी मोशन तो पढ़ा था, हमने कहा था पीरियोडिक जो है, पीरियोडिक मोशन के 2 टाइप्स हैं, एक क्या है ऑसिलेटरी मोशन, एक है नॉन ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन को फर्दर डिवाइड किया गया। अगर मैं कहूँ ये ऑसिलेटरी मोशन जो है इसको फर्दर भी डिवाइड किया गया। कैसे कैसे डिवाइड किया सर? जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है ये टू एंड फ्रो मोशन होते हैं, क्या ये बात मानते हो? हाँ। जितने भी ऑसिलेटरी मोशन, तो कुछ ऑसिलेटरी मोशन की स्पेशल कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि जो ऑसिलेटरी मोशन होगा, जो भी ऑसिलेटरी मोशन होगा वहां पे रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। रीस्टोरिंग फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि ये जो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, जैसे पेंडुलम की तो बहुत जरूरत पड़ रही है। देखो जैसे ये पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है तो ये वापस अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर छोड़ रहा हूँ अंदर की तरफ आ रहा है। यानी कि ये जहाँ लटका हुआ था, मेन पोजीशन जहाँ पे थी, इसी मेन पोजीशन पे आना चाह रहा है बार बार। तो क्यों आना चाह रहा है? क्योंकि इस पेंडुलम के ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगती है ड्यू टू इसका वेट। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स वेट होता है, ठीक है। अगर वो में स्प्रिंग सिस्टम होगा वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स वो स्प्रिंग लगाता है। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है, वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको कहाँ लेके आती है? सेंटर जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वहाँ पे लेके आने की कोशिश कर रही है। तो रिस्टोरिंग फोर्स किसी भी ऑसिलेटरी मोशन के अंदर होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑसिलेटरी मोशन के अंदर होगा, लेकिन जो ऑसिलेटरी मोशन है उन्होंने कहा था वो रीस्टोरिंग फोर्स जो है शुरू में ऑसिलेटरी मोशन के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स होती है, और वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के। एक्स क्या चीज था? अभी पढ़े हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट को बोलते थे, पीछे टर्मिनोलॉजी में पढ़ा है। तो हम कह सकते हैं जो भी ऑसिलेटरी मोशन होगा उसके अंदर, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के। एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्स के, यानी कि एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक्स की पावर एन होगी। या यहां से अगर मैं कहूं कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, कांस्टेंट तो आएगा आएगा, और नेगेटिव साइन भी आएगा। नेगेटिव साइन होता है यहाँ पे क्योंकि अपोजिट होनी चाहिए वही रीस्टोरिंग फोर्स में, और एक्स की पावर एन होगी, और एन कोई 8 नंबर होगा।
एन क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। क्या मतलब, अगर एन ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 हो, 3 हो चलेगा, 5 हो चलेगा, 7 हो चलेगा, बाकी नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगी बाकी क्यों नहीं चलेंगे, हम देखते हैं इसको आज। अब मैंने कहा इसको मैं देखूंगा व्हाई दिस हैपन, ऐसा क्यों ऑड नंबर हमें चाहिए, व्हाई सर, व्हाई क्यों चाहिए, दूसरे क्यों नहीं, एन का 2 क्यों नहीं हो सकता, एन की पावर 3 क्यों नहीं हो सकती, 4 क्यों नहीं हो सकती, 3 तो होगी। अगर मैंने कहा, अब ऐसा ऑसिलेटरी मोशन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक है एसएचएम, एक है दूसरा क्या होगा, नॉन एसएचएम। एसएचएम और नॉन एसएचएम। एसएचएम कब होगा, नॉन एसएचएम हम नहीं पढ़ेंगे, एसएचएम हमने पढ़ना है। अब देखिए इसमें हमारे पास जब F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर, ये कांस्टेंट क्या होता है, माइनस के एक्स की पावर 1 रहेगी, तब आपके पास एसएचएम होगा। अगर इफ मतलब अगर जो के एक्स की जो पावर है वो 3 हो, वो 5 हो, वो 7 हो, वो 9 हो, इस तरह हो, तो वो होगा नॉन एसएचएम। एसएचएम कब होगा, जब एक्स की पावर क्या हो मेरे भाई, 1 हो। सिंपलेस्ट, मतलब ऑसिलेटरी के जो केसेस हैं, ये तो आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तब आपके सामने आएंगे, बाकी जिंदगी में नहीं पढ़ोगे, ठीक है बाकी। तो ये पढ़ना है आपने, यहाँ पे x की पावर 1 होती है, x की पावर 1 होगी, क्योंकि हर तरह के ऑसिलेटरी मोशन में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगती है, जो कि हमेशा मीन पोजीशन की तरफ, और मीन पोजीशन की तरफ लगनी क्यों चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ। अब यहां पे मीन पोजीशन की तरफ न लगे ये, अगर मीन पोजीशन, देखो मैं इसको छोड़ रहा हूं इस तरह से, मीन पोजीशन की तरफ न लगे, मतलब यहां जब है तो तब इसकी फोर्स मीन पोजीशन जहां पे, तो ये यहां से यहां की तरफ मीन रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। जब ये उधर चला जाएगा फिर वापस अंदर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, देखिए अगर मैं कहूं बॉडी यहां और यहां 3 जगहों पे है, अगर बॉडी यहां गई तब भी अंदर की तरफ फोर्स हो जानी चाहिए, अगर बॉडी यहां पे चली गई तब भी रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ हो जानी चाहिए। अगर अंदर की तरफ इधर से अंदर है लेकिन इधर के बाद अंदर नहीं लग रही, तो फिर आगे जाती जाएगी। जब ये इधर जाएगा, जब ये इधर आएगा तो फोर्स अंदर ये मीन पोजीशन है मेरे भाई, क्या है, मीन पोजीशन है। जब बॉडी यहां पे, फिर भी फोर्स अंदर लगेगी, जहां पे चलेगी फिर भी अंदर लगनी चाहिए। अगर यहां जाए बस उसी तरफ लगी जाए, मतलब अदर इधर तक जाके स्टॉप तो नहीं करेगी ना, बॉडी स्टॉप तो नहीं करेगी, उसके अंदर इनर्शिया वापस आगे जा सकती है, लेकिन आगे जाएगा तो फोर्स अंदर की तरफ लगनी शुरू कर देगी। देखो जब तक ये यहाँ पे है तब तो फोर्स अंदर लगेगी। देखो अंदर की तरफ लगी। अब इधर जाके फोर्स आगे जा रहा है, जो बॉब है या ये कह ले जो बॉडी है वो आगे जा रही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्स तो इसका आगे उधर हो रहा है, लेकिन मेरे भाई रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लगनी शुरू हो जाएगी, वापस अंदर लगेगी, क्योंकि ये मजीद आगे जाने नहीं देगा इसको, क्योंकि ये तो चाह रहा है मैं आगे चला जाऊं, चलता जाऊं, लेकिन इसको जाने नहीं देगी। क्यों, कौन नहीं जाने देगी, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं जाने देगी, क्योंकि जो ये यहाँ पहुंचेगा वापस अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, वापस अंदर लेके आएगी, क्योंकि आगे यहाँ पे फिर इसने नहीं रुकना, फिर इधर आएगा तो एक और फोर्स फिर अंदर की तरफ लगेगी। सर अंदर की तरफ लगने का ताल्लुक क्या है इस ऑड नंबर और इवन नंबर के साथ, देखो वो बता रहा हूँ। रिस्टोरिंग फोर्स अंदर लगती है बार बार, ये तो आपको समझ आ गया। अब मैं ये ताल्लुक इसके साथ जोड़ देता हूँ कि ऑड नंबर क्यों होना चाहिए। अब आप चेक कर लो, अगर मैं इसका पावर 2 कर लेता हूँ, f इक्वल टू माइनस के एक्स पावर 2, देखो ये कर लेता हूँ, लेकिन आपको ये बात तो पता है ना, अगर x एक्सिस ले लें तो इस तरफ x क्या होता है, पॉजिटिव, इस तरफ x क्या होता है, नेगेटिव। यहां पे मैं x को प्लस में पुट कर देता हूं, x में पॉजिटिव मान यहां पे क्योंकि बॉडी इस जगह पे है तो x तो पॉजिटिव होगा। अगर मैं x जो है ना प्लस पुट कर देता हूं, पॉजिटिव पुट कर देता हूं, तो बोलो पॉजिटिव माइनस के
इंटू पॉजिटिव का स्क्वायर, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, फोर्स क्या आ गई, माइनस आ गई, फोर्स नेगेटिव आ जाएगी ना, फोर्स क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव फोर्स का मतलब सर अंदर लग रही है, इस तरह लग रही है, इस तरह लग रही है, ठीक। इस तरफ लगेगी तो बाप तो पीछे आ जाएगा, इस तरफ आता जाएगा, आता जाता है, आता जाएगा, आता जाएगा, रुकेगा नहीं क्योंकि आगे जाएगा, रुकेगा नहीं, आगे जाएगा। लेकिन इधर लाके अब मैंने फार्मूला यही रखा है, लेकिन मैं फिर फार्मूला यही है माइनस के एक्स स्क्वायर, मैंने कहा इवन नंबर क्यों रख नहीं सकते वो बता रहा हूं। अब भी फार्मूला यही है, तो आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट करें, माइनस में पुट करें, f इक्वल टू माइनस के इंटू माइनस का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर मतलब सर देखो -2 मान ले, इसका स्क्वायर करो तो ये तो क्या आएगा, +4 आएगा ना, क्योंकि जब माइनस के ऊपर स्क्वायर होता है तो ये प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस के और ये तो पॉजिटिव आएगा, x तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि x जो है ना फोर्स अब भी नेगेटिव है, अब भी नेगेटिव फोर्स है। क्यों फोर्स नेगेटिव है, तो मतलब ये नीचे वाली जो लाइन थी वो फोर्स की थी ना, ये नीचे वाली लाइन किस चीज की थी, ऊपर वाला तो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ फोर्स अंदर लग रही थी इस तरह। अब यहाँ पे आके इसका डिस्प्लेसमेंट बेशक नेगेटिव है, नेगेटिव है क्यों है, क्योंकि हमने नेगेटिव पुट किया था, फिर भी फोर्स उस तरफ लगी जाएगी, लगी जाएगी, लगती जाएगी, लगती जाएगी, और ये आगे जाती जाएगी, बॉडी वापस आने का नाम ही नहीं लेगी, क्योंकि फोर्स नेगेटिव है तो उस तरफ जाती जाएगी ना। क्योंकि यहाँ पे वापस अंदर लाने के लिए फोर्स को पॉजिटिव होना होगा, वापस बॉडी को अंदर लाने के लिए, मीन पोजीशन की तरफ लाने के लिए फोर्स को पॉजिटिव होना होगा, तब वापस अंदर आएगी। अब देखो यही चीज हम इसके लिए इसके साथ करते हैं, इस फॉर्मूले के साथ करते हैं, तो क्या होता है, अब क्यूब के साथ करेंगे तो भी डिफरेंट आएंगे। देखिए यही चीज हम करते हैं इस फार्मूले के साथ। हमारे पास फार्मूला है माइनस के एक्स, एक्स की वैल्यू आप प्लस में रखो, जैसे यहाँ पे थी, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी ना, तो इसका मतलब फोर्स अंदर लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आए तो मैंने कहा x की वैल्यू, इस इक्वेशन में x की वैल्यू आप माइनस में पुट कर दें, तो f क्या आ जाएगा, माइनस के इंटू माइनस वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो अब ऊपर स्क्वायर कुछ नहीं है ना, स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा प्लस के। प्लस के का मतलब है डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स मेरे भाई उधर उधर जाने की बजाय वापस से क्या होगी, अंदर लगेगी। अब समझ आएगी, क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि ऊपर 1 रखने का मतलब ये था। अगर आप ये काम x पावर 3 के साथ भी करेंगे ना, फिर भी ये साइन अपोजिट आने चाहिए, मतलब यहाँ पे होते हुए फोर्स को नेगेटिव होना होगा, यहाँ पे आते हुए बॉडी को फोर्स को पॉजिटिव होना होगा। ये पॉजिटिव फोर्स है, प्लस के मतलब पॉजिटिव फोर्स है, यहाँ पे आके फोर्स को पॉजिटिव होना होगा, क्योंकि अंदर लेके जाना है उस फोर्स ने, तो इसलिए ये हम x की पावर 8 रखते हैं। 3 के साथ भी ऐसा करो, अब 3 के साथ देखो, x की पावर 3 के साथ प्लस में रखो, ये फोर्स है, माइनस के एक्स 3 है, x की पावर नेगेटिव रखो, इधर है तो x प्लस होगा, प्लस देखो +3 8 है तो माइनस में आ जाएगी फोर्स। देखो अब जब भी माइनस के ऊपर कोई 8 नंबर आता है तो क्या आता है, माइनस के ऊपर पावर में 8 नंबर है, नेगेटिव आएगा ना, हमेशा निकलेगा। तो ये तो मैंने प्लस पुट किया था पहले, x क्या था, x प्लस पुट किया था, तो प्लस करने से तो माइनस में ही आएगा। लेकिन आप इधर आ जाए, इधर आके मैंने x नेगेटिव पुट करूंगा, अगर x क्या पुट करूं, नेगेटिव, देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से कंफ्यूज हो रहे हो, सर्च करके जल्दी पढ़ा रहे। देखिए x क्या है, मैंने कहा पॉजिटिव रख लो, फार्मूला क्या है, माइनस के एक्स 3 है, तो 8 नंबर रख लो ना, के एक्स 3 माइनस नेगेटिव में रखा मैंने, नहीं x तो पॉजिटिव है, जब उधर है तो x पॉजिटिव है ना, तो प्लस रखा है, ऊपर क्यूब है, प्लस ऊपर क्यूब प्लस ही आएगा ना। देखो पीछे देखो, अंदर प्लस है, प्लस पॉजिटिव वैल्यू है, बाहर क्यूब तो पॉजिटिव ही तो आता है, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये माइनस इसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, तो मतलब फोर्स अंदर लग रही है, अंदर लग रही है, अंदर लग रही है। अब दूसरी केस ये वाला मिटा देता हूँ, दूसरा केस, अब इधर आ गया तो मैंने x क्या पुट कर दिया, नेगेटिव पुट कर दिया, x क्या पुट कर दिया, नेगेटिव पुट कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, f इक्वल टू माइनस के x नेगेटिव करूंगा, नेगेटिव का क्यूब, नेगेटिव के ऊपर जब 8 नंबर है, क्यूब एक 8 नंबर है, तो इसका मतलब है माइनस इधर से भी आएगा और ये भी माइनस होगा, तो प्लस होगा, फोर्स जो है ना पॉजिटिव हो जाएगी, बस जनरल समझो आप, फोर्स पॉजिटिव होगी मतलब अंदर लगेगी। तो मतलब ऑसिलेशन के लिए n वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 8 नंबर्स होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए, मैंने बता दिया आपको। तो हमने खैर ये पढ़ना है, यहाँ पे ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x किसके, ये बात याद रखें,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, और रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किस तरफ लग रही है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये बात आपने समझी ना अच्छे से। यहाँ पे जब जाएगी इस तरफ जाएगी तो ये फिर भी अंदर लगेगी फोर्स, अगर इस तरफ जाएगी फिर भी अंदर लगेगी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट उधर रहा है, क्योंकि अंदर ना लगे तो फिर ये तो आगे जा ही जाता है ना, आगे जाता जाएगा, इसलिए टुवर्ड्स मीन पोजीशन होनी चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी रीस्टोरिंग फोर्स। यही चीज आप आगे ये भी कहोगे जब डेरिवेशन करेंगे, जब हम इसकी एसएचएम की, वहां पे एक्सेलरेशन जो है वो भी मीन पोजीशन की तरफ होता है। एक्सेलरेशन भी किस तरफ होता है, मीन पोजीशन की तरफ। ये से फोर्स हो रही है, एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन की तरफ होता है। फोर्स और एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होगी, जिस तरफ एक्सेलरेशन या जिस तरफ फोर्स वहाँ पे एक्सेलरेशन भी होता है, समझिए। अब ज़रा ये कहानी सुनाने का मकसद आपका माइंड बनाना था मैंने एसएचएम से रिलेटेड, वो आपका बन चुका है। अब ज़रा हम अटैक करते हैं एसएचएम के ऊपर या उसकी डेफिनेशन के ऊपर, ठीक, सही सर। अब देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं मेरे भाई। ये बिठा दें, वो बिठा दें, चलो वो फिर आप ले लेते। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा कह दो, इट इज टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, है कि नहीं, ऑसिलेटरी से निकलती है ना, तो बात ये तो हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे फिजिक्स का ताल्लुक साइंस से, तो हम कहते हैं ब्रांच ऑफ साइंस कह सकते हैं फिजिक्स को। इसी तरह कोई भी सब्जेक्ट आप ले लें, फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स पढ़ते तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स करके डेफिनेशन करते थे बचपन में, तो हम इसलिए कह सकते हैं इट इज टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, it is type of oscillatory motion in which acceleration is, यहाँ पे क्या होता है, मैंने कहा था जिस तरह फोर्स जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, उसी तरह एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट भी, इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। का मतलब क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या, इसको आप जितना खींच के उधर लेके जा रहे हो, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने शुरू में बताया था। In which acceleration is directly proportional to displacement, yes, directly proportional to displacement from mean position, mean position से, या equilibrium position या rest position, and it is always, हमेशा क्या रहता है, डायरेक्टेड रहता है, यानी उसकी डायरेक्शन रहती है टुवर्ड्स किस तरफ, मीन पोजीशन, और उसकी डायरेक्शन हमेशा हमेशा के लिए मीन पोजीशन की तरफ होगी। यही बात कहना चाहता हूँ, समझ गए ये बात। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, ये डेफिनेशन आपकी बुक की है, एक डेफिनेशन हम इससे भी निकाल सकते हैं, मैं ज़बानी बताता हूँ। ए मोशन इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ बॉडी मूव टू एंड फ्रो, कोई बॉडी क्या करे, टू एंड फ्रो मोशन करे अबाउट मीन पोजीशन के, where restoring force is directly proportional to displacement, restoring force लिखेंगे, motion in which restoring force is directly proportional to displacement and it is always directed toward mean position, ये डेफिनेशन आपकी बुक में यही है, तो यही कर लो, अब वो करेंगे तो आपको हो जाएंगे। तो ये भी रिस्टोरिंग फोर्स या सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन इस तरह भी बनती है, इस तरह बनती है भाई। जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है वहाँ पे कंडीशन भी यही, कोई भी बॉडी एसएचएम कर रही है या कोई भी बॉडी ऑसिलेटरी मोशन कर रही है, उसके लिए हमें रीस्टोरिंग फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह देना होता है, कह देना होता है। अगर किसी का कहीं पे लिखा हो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब कहे, तो क्या ये ऑसिलेटरी मोशन होगा, हाँ होगा। क्या एसएचएम होगा, नहीं होगा वो एसएचएम। ऑसिलेटरी तो हो सकता है, ठीक, टू एंड फ्रो तो हो सकता है, लेकिन एसएचएम नहीं होगा, क्योंकि एसएचएम के अंदर क्या होना चाहिए, टूवर्ड्स मीन पोजीशन होनी चाहिए और इसका एम्पलीट्यूड बहुत समान होना चाहिए। अब ये मैं कंडीशंस कह लें, हाँ, कंडीशन फॉर एसएचएम क्या है, मैं ये पढ़ाऊंगा लेकिन बुक में नहीं है, आपको पढ़ाना इसीलिए मैं चाहता हूँ क्योंकि ये पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है कंडीशन। तो कंडीशन क्या है कि इट मस्ट बी, यानी कि जो एसएचएम है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी पीरियोडिक होना चाहिए। इट मस्ट बी, आसान में लिखवाऊंगा, टेंशन लो, मस्ट बी पीरियोडिक, ये पूछ भी सकते हैं, ये पीरियोडिक होना चाहिए, पीरियोडिक मोशन।
ठीक है। और इसमें लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, ठीक है। बॉडी ऑसिलेट करनी चाहिए अबाउट मीन पोजीशन, ठीक है। इट मस्ट बी, ये लिखेंगे वो बाद में लिखेंगे, मस्ट बी ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन, it must be oscillate about mean position with constant amplitude and frequency, यानी कि ये जो ऑसिलेशन है ना, ये खास एम्पलीट्यूड के साथ होनी चाहिए और फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ होनी, या कांस्टेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ होनी चाहिए। देखो एम्पलीट्यूड जो है ना, ये बहुत समान होना चाहिए। ये फिर से हम पेंडुलम लेके आते हैं। अब देखो अगर मैं इसका ऐसे चम कराऊँ ना, तो ये बिल्कुल ये रास्ता जो ऐसे टू एंड फ्रो कर रहा है ना, ये बिल्कुल सीधा सीधा होना चाहिए। अगर ये ऐसे 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 देखो ऐसे ऊपर ऊपर होगा तो इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। देखो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना, ये एम्पलीट्यूड बहुत कम कम है, लगभग ये पाथ स्ट्रेट होना चाहिए। देखो जब x की पावर 1 होती है, वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो वो लीनियर इक्वेशन को शो कर रहा है, और लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, तो ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, यानी ट्रांसलेटरी मोशन जैसा ही होना चाहिए। अब अगर कोई भी में अगर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दो तो ये कर्व मोशन होना शुरू होगा। ये देखो कर्व हो गया, इसका पाथ ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो मतलब ऐसे 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 हो रहा है। तो ये आपके पास एसएचएम नहीं है, ये ऑसिलेशन तो है लेकिन एसएचएम नहीं, क्योंकि उसकी पावर और हो जाती है। तो अब हमारे पास एसएचएम के लिए आगे पीछे होना चाहिए, लेकिन वो पाथ सीधा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए, तब ये एसएचएम होगा। तो बहुत एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए उसके लिए। तो ये इसकी कंडीशन है, ऑसिलेट मीन पोजीशन के अबाउट करे, लेकिन एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो वो आइडियलाइज केस होता है, एसएचएम की कंडीशन है। रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी एक्ट, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होनी चाहिए? मीन पोजीशन की तरफ लगनी चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट एक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ लग जानी चाहिए मेरे भाई, मीन पोजीशन की तरफ लग जानी चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स की बात करें। और एक्सेलरेशन भी किस तरफ लगना चाहिए? मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन इज आल्सो एक्ट टुवर्ड मीन पोजीशन, ये बात भी आप लिख दो, ठीक है जी। ये कंडीशन थी। खैर हम आते हैं जी, जो पहला हमारा पड़ाव है वो मेस अटैच्ड टू स्प्रिंग है, और इससे रिलेटेड हमें पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन वगैरह। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर कि शो दैट मेस अटैच्ड टू स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये कंडीशन में आती है। अब मैंने कहा ना नॉन एसएचएम एसएचएम, तो ये एसएचएम की एग्जांपल आती है एक मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग और सिंपल पेंडुलम आती है। उसके अलावा जो हमने कहा ना, जैसे स्विंग का मोशन, हमने ऑसिलेटरी मोशन कहा था, स्विंग का जो एम्पलीट्यूड जब तक वो सीधा सीधा स्विंग जानते हो ना, झूला है, हाँ, जब तक वो ऊपर ऐसे ऐसे झूला हो रहा है तो मतलब वो ऑसिलेटरी है, लेकिन वो एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम होने के लिए उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सीधा स्ट्रेट पाथ में ऑसिलेशन होनी चाहिए, सीधा आगे पीछे होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए ऐसे, तो फिर वो आपका नॉन एसएचएम में चला जाएगा। समझ गए? उसके लिए अलग कंडीशंस होगी। तो हम पढ़ेंगे मेस अटैच्ड टू स्प्रिंग। मेस अटैच किया आपने पहले भी पढ़ा है, टू स्प्रिंग, मेस अटैच्ड टू स्प्रिंग। अब इसमें क्या होता है? अब आपको इसमें आपने देखा होगा कि दो तरह के ऐसे, यानी कि यहाँ पे हमने वो रखा हुआ है, एक मेस को अटैच करेंगे स्प्रिंग के साथ, मेस को अटैच करेंगे स्प्रिंग के साथ, ये है रहा। अब ये मेस है, कोई मेस है एम, जिस मेस को हमने अटैच किया है वो इस पोजीशन में है, यहाँ तक चला गया, काफ़ी आगे चला गया। तो मान के चलो इस मेस का जो मीन पोजीशन है ये x0 यहाँ पे है, और इसको हमने क्या कहा मेरे भाई? मीन पोजीशन कहा। हाँ सर। और ये कितना आगे गया? अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना आगे गया मीन पोजीशन से, अपनी मीन पोजीशन से, आप बोलेंगे x0 आगे गया, एक्सट्रीम पोजीशन तक गया या x तक गया। अब अगर ये इधर से मैं छोड़ूंगा, खींच के इधर लाया, इधर से छोड़ूंगा, तो पहले ये इधर आ जाएगा, मीन पे आ जाएगा, फिर आगे इधर रुकेगा नहीं, आगे दब जाएगा। तो कैसे दबेगा, क्या दबेगा, वो हम देखते हैं। तो देखें, अब ये मेस अटैच टू स्प्रिंग वाला एग्जांपल ही है हमारे पास, इसको हम पढ़ेंगे इसमें। तो अब यहाँ पे ये दबेगा आगे, मतलब दबना कैसे सर?
दबना कैसे, दबना नहीं जानते हो क्या, थोड़ा प्रेस हो जाएगा, प्रेस होके मान के चलो ये यहाँ पे आ गया। अब ये अपनी मेन पोजीशन के पास पास आ गया, मेस बिल्कुल मेन पोजीशन पे आ गया। ये मैंने फोटो खींचा है, ये आगे पीछे हो रहा तो फोटो खींचे, फोटो खींचे तो ये ऐसे कुछ इस तरह का सीन बना हुआ है। अब हमने यहाँ पे ये x0 पे है, अब इसी को हमने मजीद वो कर दिया, ये आगे इधर रुकेगा नहीं, फिर अंदर जाएगा, कहाँ तक जाएगा जी, बिल्कुल आप कहेंगे सर ये जाएगा कहाँ तक, अपनी नेगेटिव उस तरफ वाली एक्सट्रीम में चला जाएगा, यहाँ तक दबेगा। तो यहाँ तक दब के यहाँ पे इसका मेस, स्प्रिंग छोटी होगी, दब गई ना इसलिए इससे छोटी होगी, तो यहाँ पे मेस चला गया। तो इसकी ये जो पोजीशन है मेरे भाई, ये है बी पोजीशन या ए माइनस कहते हैं, ए माइनस पोजीशन। और ये जो पोजीशन है मेरे भाई, ये इसकी x0 वाली पोजीशन या मीन पोजीशन, ये क्या है, मीन है, मीन पोजीशन है। दूसरी तरफ ये जो इसकी पोजीशन है मेरे भाई, ये प्लस ए है, यानी कि पॉजिटिव एक्सट्रीम है, तो इसके बीच में ये ऑसिलेट करेगा, ऐसा करेगा कि नहीं। अब देखो इसको मैं गोल बना रहा हूँ, इसको भी, इसको भी, तो यहाँ इन तीन जगहों के बीच में जो ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन इस सारे केस में, इस सारे केस में जो एक फोर्स है रिस्टोरिंग, वो तो अंदर की तरफ लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो अकॉर्डिंग टू, अब देखो ये बात इंग्लिश में लिख लेना आपने, कंसीडर अ मेस हैविंग मेस स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसको हमने उधर लेके गए, उधर से अंदर आके ये आप थोड़ी मसाले वगैरह डाल के लिख सकते हो। तो लेकिन हम उस तरफ जाना नहीं चाहते, फिर कहाँ जाना चाहते हैं, हम इसकी डेरिवेशन करना चाहते हैं जस्ट इस प्लेस पे कि इसकी जो डेरिवेशन है या इसका एक्सेलरेशन है। अब देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन आपने याद रखनी, क्योंकि मैंने कंडीशन जब पढ़ाई थी उसमें कहा था एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्टोरिंग फोर्स। ये दो कंडीशन बहुत ज़रूरी है, एक एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये कंडीशन नेगेटिव एक्स होता है यहाँ पे, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं, इसलिए ये कंडीशन आप किसी भी बॉडी के लिए प्रूफ कर देते हो ना, प्रूफ कर देते हो ना, तो फिर वो एसएचएम कहलाता है। अगर किसी के लिए ये कहानी फिट बैठती है, ये कहानी प्रूव हो जाती है, किसी के लिए ये चीज़ आखिर में रिजल्ट में ले आते हो आप, किसी भी एसएचएम के लिए, अब मेस अटैच्ड टू स्प्रिंग के लिए आपने आखिर में ये रिजल्ट लेके आए क्या, जो एसएचएम की कंडीशन है वो कंडीशन आपने पूरी करवा दी इस मेस अटैच्ड टू स्प्रिंग के लिए, तो फिर आपका जो मेस अटैच्ड टू स्प्रिंग है इसका मतलब ये है कि वो एसएचएम कर रहा है, एक्चुअल में कर रहा है। इसी तरह जब आप सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे तो उसमें भी आखिर में आप ये रिजल्ट लेके आते हो कि यहाँ पे आप कह देते हो कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर आप कह देते हो कि ये भी एसएचएम कर रहा है। तो मतलब एसएचएम करने वाली चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। तो अब ये कंडीशन हम प्रूव करेंगे यहाँ से, तो कंसीडर वगैरह लिख लेना जो कुछ जिस तरह लिखते हैं। अब ये कंडीशन आप हमेशा याद रखें, किसी के लिए भी हम ये चीज़ प्रूव कर देते हैं, किसी के लिए भी। अब मैंने कहा, अगर मैं कहूँ सर यहाँ से क्या कहेंगे आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंसीडर अकॉर्डिंग टू हुक लॉ, ये डेरिवेशन हो रही है, अच्छा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स किसके इक्वल है, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इक्वल होती है माइनस के एक्स। भाई ये मैंने कहा सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहे हैं तो एक्स की पावर 1 ही लेंगे हम, ऊपर वाली चीज़ें हम आगे जाके पढ़ोगे जब बीएस फिजिक्स या उससे हायर फिजिक्स जब पढ़ते वहाँ आपको कहीं कहीं मिलेगी। ये हो गया। नेक्स्ट बात आप क्या कर लेते हो जी, नेक्स्ट बात ये हुक लॉ की बताइए। यहाँ पे मैं ये चीज़ बता दूँ, एफ क्या चीज़ है, आप बोलेंगे सर रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स द फोर्स विच ब्रिंग अ बॉडी टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ऐसी फोर्स जो बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है। जैसे यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इधर होगी, इधर भी इधर होगी, अंदर होगी। कैसे होगी मैंने बताया, क्योंकि अगर इधर इस तरफ इस साइड में भी इधर होती तो फिर ये एसएचएम ही नहीं करता या ऑसिलेटरी मोशन ही ना होता, वो फिर आगे जाते जाते, ये मैंने पिछले दिन बात की है। ये रिस्टोरिंग फोर्स है। और ये एक्स क्या है मेरे भाई, एक्स आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट है। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट से मुझे याद आया कि इसकी यूनिट वगैरह भी पूछी जाती है और इसकी डायमेंशन भी पूछी थी, ये यहाँ यहीं पे निकाल देता हूँ। तो के किसके बराबर होगा मेरे भाई, एफ बाई एक्स के इक्वल होगा। के किसके इक्वल होगा, माइनस एफ बाई एक्स के इक्वल होगा। लेकिन अगर मैं इससे यूनिट पूछूँ आपसे तो यहाँ से आप बता सकते हो क्या यूनिट होगी, यूनिट होगी ऊपर फोर्स है तो न्यूटन, नीचे एक्स है तो मीटर, तो इसकी यूनिट होगी मेरे भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर हो जाएगा। इसकी डायमेंशन अगर आपसे पूछूं मैं तो डायमेंशन भी आप बता सकते हो क्या, हाँ सर बता सकते हैं।
फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2 और L-1, तो L कटेगा तो इसकी डायमेंशन होगी ML0T-2। किसी को ये नहीं समझ आई कैसी हो गई फोर्स की डायमेंशन कैसे MLT होता है। देखो MA है ना, M की यूनिट क्या है kg, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो भाई kg के लिए M लिखते हैं डायमेंशन में लेंथ है ना मीटर है तो L लिखेंगे T-2। इस तरह ये फोर्स की डायमेंशन में यहाँ लिखी, मीटर था तो L-1 लिखेंगे, तो -1 ये है और इसका ये +1 है तो ये कटिंग हो जाएगी ML0T-2, ये इसकी डायमेंशन आ गई। अब नेक्स्ट बात क्या करेंगे, मुझे पता है ये फोर्स तो स्प्रिंग लगा रहा है, स्प्रिंग लगा रहा है, लेकिन एक फोर्स वो तो थी जिसकी वजह से हम खींच के इसको बाहर लेके गए थे, यानी कि ये फोर्स है अप्लाइड फोर्स, फोर्स अप्लाइड। तो वो जब फोर्स बाहर से हम लगा रहे हैं तो उसी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन भी आया है। एक्सेलरेशन तो है ना सेंटर की तरफ होता है, ये हम आखिर रिजल्ट में प्रूफ भी करेंगे अभी। तो एक्सेलरेशन तो है इसके अंदर, हाँ सर है, इसका मतलब ये सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन चला जाएगा क्योंकि फोर्स रिस्टोरिंग उधर लगी, रिस्टोरिंग फोर्स उधर लग रही है। तो जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम कह सकते हैं, ये बात आपने पढ़ी हुई है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कह सकते हैं मेरे भाई, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हम फोर्स F को क्या ले सकते हैं, MA के इक्वल ले सकते हैं। ये इक्वेशन क्या हो चुकी है मेरे भाई, 2 हो चुकी है। अब इन दोनों को कंपेयर करें, आप कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब ये भी F है ये भी F है, तो मतलब इस चीज को इस चीज के बराबर ले सकते हैं, यहाँ फोर्स MA के बराबर आ रही है और यहाँ न्यूटन के मुताबिक फोर्स MA के बराबर आ रही है और यहाँ KX के बराबर है, तो मतलब मैं MA को इक्वल ले सकता हूँ -KX के, ठीक। तो MA अब A इक्वल हो जाएगा -K/mx, ये चीज बड़ी कंफ्यूज करती है। अब मेरे भाई यहां से इसको इक्वेशन क्या कहेंगे, T, लेकिन ये चीज कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, तो मतलब इस पे तो डिपेंड नहीं कर रहे, तो हम एक्सेलरेशन इक्वल टू -x कह सकते हैं, माइनस तो बाहर लेना होगा ना मेरे भाई, माइनस तो इधर लेना होगा ये, तो -x कह सकते हैं। तो सिंस यहां से कह दोगे mass attached to spring execute a system because it fulfill the condition of a system, एक्सेलरेशन x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, तो हम इसको क्या कह देंगे कि ये सिस्टम कर रहा है, ये कंडीशन प्रूव होगी। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा, इस तरह आप कर सकते हो। थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखोगे, ब्लॉक था उसको लेंगे, उसके ऊपर फोर्स लग रही है, ये बला बला बला। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात आती है, क्या सोचने वाली, बस मैं शॉर्टकटली बताऊंगा आपको, इतना वो नहीं कि इसका अगर हम वो निकालने चले जाए, टाइम पीरियड निकालने चले, तो यहाँ पे ही हम इसको K/m को एक कांस्टेंट नाम देंगे, क्या क्या नाम देंगे, एक कांस्टेंट कह लेंगे इसको, ये कोई कांस्टेंट ले सकते हैं। हाँ, क्या कांस्टेंट होगा, कोई चीज में बताना चाह रहा हूँ, K/x को, किसको, K/x नहीं दूसरा, हाँ K/m को। अब आपकी बुक में क्या क्या हो रहा है, ओमेगा निकालने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेस स्प्रिंग सिस्टम के लिए निकालने के लिए ओमेगा नाम दिया हुआ है, इसको क्या नाम दिया, ओमेगा, तो वही नाम मैं देना चाहता हूँ, वही नाम देना चाहता हूँ। देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू -K/m को ओमेगा स्क्वायर नाम दिया, तो भाई ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा ना एक्सेलरेशन, हाँ सर हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 हो चुकी है, ये क्या थी 3 थी ना, 4 हो चुकी है। अब आप सोचेंगे सर ये इसको ओमेगा स्क्वायर नाम क्यों दिया, या ओमेगा क्यों दिया, खाली ओमेगा क्यों नाम नहीं दिया। देखो कांस्टेंट 2 डिवाइड होकर कांस्टेंट ही तो आता है, हाँ आता है, ठीक, कांस्टेंट ही आता है, इसको ओमेगा नाम क्यों नहीं दिया, इसके लिए आप इधर आ जाओ, वापस पीछे, ओमेगा का नाम वाई यार, वाई आंसर, ऐसा क्यों। अब वापस इधर आ जाओ, ए किसके इक्वल था, -K/mx, इसको इधर ले आओ, a + K/mx हो सकता है, हाँ सर, इधर 0 बचेगा, हाँ सर। अब a मैं बताऊंगा, x क्या होता है, बेसिकली कहीं पे आपने लाइफ में पढ़ा है, x को डिस्टेंस को h से रिप्रेजेंट करते हैं, x फार क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अभी तो हमने कहा, हाँ। तो अगर मैं x में चेंज लाऊं, dt करूं, dx/dt मतलब x में चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज, यानी डिस्टेंस में चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज। तो आप देखो जैसे x/t, इसको आप स्पीड कहते हो ना, v कहते हो, तो टाइम है ना नीचे, डी टी टाइम है,
तो डी बाई डी टी ये डिफ्रेंशिएशन होती है, मैथ लगाते हैं फिजिक्स के अंदर। तो ये डिफ्रेंशिएशन से यानी कि डिस्टेंस में चेंज डिवाइड बाय टाइम के लिहाज से, यही मतलब है डी बाई डी टी मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी कहा जाता है। डिफ्रेंशिएशन मतलब एक्स में चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से, बस ऐसा समझो, एक्स में चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से, तो ये क्या आती है, स्पीड आ जाती है। अब आपको पता है अगर स्पीड में चेंज आए टाइम के लिहाज से फिर क्या आ जाता है, स्पीड में चेंज आने का मतलब एक्स में एक और दफा चेंज आए, एक्स में एक्स को एक और दफा डी बाई डी टी करें, हाँ डी एक्स बाई डी टी को एक और दफा डी बाई डी टी करें। देखो v को भी हमने क्या किया, यहाँ पे एक और दफा डी बाई डी टी, v को भी हम डी बाई डी टी कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, इसको भी v बाई डी टी, v को भी डी बाई डी टी कर दिया, इसको भी डी बाई डी टी कर दिया, एक और दफा कर दिया। तो मतलब क्या है, इधर v को डी बाई डी टी करने का मतलब v में चेंज देखना चाहते हो, v में क्या चेंज आया वो देखना चाहते हो, हाँ जिसको बायो मैथ नहीं है तो मसला होगा। खैर ये सेकंड जिनकी मैथ सेकंड ईयर में मैथ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो उसके लिए मसला नहीं होता। अब देखें v में चेंज dt के लिहाज से, तो क्या आएगा मेरे भाई, v में चेंज आना dt के लिहाज से वो होगा एक्सेलरेशन होगा भाई। v में चेंज आना टाइम के लिहाज से एक्सेलरेशन होता है, यानी वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के लिहाज से एक्सेलरेशन होता है। हाँ तो अगर मैं इस ये एक्सेलरेशन बना पूरा का पूरा, तो इसका मतलब है ये भी एक्सेलरेशन ही है, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मतलब मैं a जो है इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, इस a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डबल डेरिवेटिव, मतलब ये डेरिवेटिव लिखा, ये एक्सेलरेशन के बराबर ही तो है, हाँ है एक्सेलरेशन ही है ये, ठीक, प्लस k बाई एम एक्स। हमारे पास ये कंडीशन आ गई किसके लिए, क्योंकि ये भी तो कंडीशन थी, कहाँ से, ये कौन सी कंडीशन थी, ये कंडीशन थी ना, है इस तरह ये भी कंडीशन है एसएचएम, दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। ये आपकी बुक में नहीं है, अच्छा मैं जस्ट समझाना चाह रहा हूँ, कंफ्यूजन होती है इस साइन से, क्यों ये ओमेगा स्क्वायर लिया है, इसको इससे कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। बहुत फ़ायदे वाली वीडियो आपके लिए बनेगी, टेंशन मत लो, कंडीशन है ये एसएचएम की। और इसको मैथ की ज़बान में डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, ये बात देख रहे हैं आप बेटे। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई और इसको हम कंडीशन ऑफ एसएचएम भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये भी तो कंडीशन ऑफ एसएचएम थी। अगर आप इन दोनों को कांस्टेंट ले तो ए एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, तो हम कहते थे ये कंडीशन है एसएचएम की, सिंपली हम कह सकते थे, कहते थे भी। तो ये भी कंडीशन है एसएचएम के लिहाज से, मैथ के लिहाज से, क्योंकि ये एक्सेलरेशन इसके बराबर आया और इस वजह से ये यहाँ पुट कर दिया। अब हम हैरान हो गए जी भाई, इसका जो सोल्यूशन चाहिए हमें, कंडीशन एसएचएम की तो मिली है, तो हम अगर इसका सोल्यूशन निकालें, यानी कि इस x की वैल्यू निकाले कोई, x बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है, उस पोजीशन है, इस पार्टिकल इस मेस की पोजीशन है। ये क्या है जी, x क्या चीज़ होगा, पोजीशन होगा या इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। x आपको पता चले टाइम के लिहाज से, टाइम भी है ना नीचे, यानी कि टाइम के लिहाज से x तो चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट हमने कहा था, किसी भी इंस्टेंट में डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 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 कहीं पे भी हो सकता है। तो हम चेक करना चाहते हैं किसी टाइम पे यहाँ पे कहाँ पे होगा, 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 हम ये चीज चेक करना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ पे चेक करना चाहते हैं। उसके लिए हम इस इक्वेशन का मदद लेंगे। हमें ये इक्वेशन के अंदर से x निकाल के कौन देगा, x मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन। जैसे आप 9th क्लास में यार देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 करते थे, इससे x निकालते थे मिड टर्म ब्रेक करके, x की वैल्यू वहाँ पे 3 आ गई, x की वैल्यू मान ले 2 आ गई, तो इनको आप सोल्यूशन कहते थे। अब इसी का जो सोल्यूशन है वो फिजिक्स यानी कि मैथ वालों को, हम मैथ वाले जो है ना वो निकालते हैं, डिफरेंशियल पूरा एक चैप्टर है उसमें इसका जो सोल्यूशन है वो निकाल दिया गया है, बल्कि वो सोल्यूशन होता है a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है, x की ये वैल्यू होती है। अब ये बताता है a एम्पलीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पे चला जाएगा तो इसका एम्पलीट्यूड a हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है a इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी लिखा जाता है, एक्स नॉट भी लिख सकते हैं। तो भाई ओमेगा टी 5 ये आपके पास उसका किसी भी टाइम पे कहाँ पे है उसकी पोजीशन टाइम के लिहाज से,
वो सब कुछ पता चल जाता है इस फार्मूले से। ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे जब फेज वगैरह पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, वहाँ पे फिर मैं ये कहानी खोलूँगा, वहाँ पे फिर बोलूँगा ये यहाँ से आया। अब इसका लंबा चौड़ा सोल्यूशन हम उस पर नहीं जाएंगे, इसका हल निकाल के हमने ये निकाला, ये आगे इस्तेमाल भी होगा। अब ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया सर, फिर वही बात है, ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया? ओमेगा स्क्वायर इसलिए लिया मेरे भाई, अगर ओमेगा स्क्वायर ना लेते तो इसका जो सोल्यूशन है उसमें यहाँ पे रूट आ जाता। क्या आ जाता? x इक्वल टू ए साइन रूट ओमेगा टी प्लस 5 आता। अब रूट ओमेगा आए तो हमें उससे मसला होता है, इसलिए मैंने कहा कि भाई यहाँ से आप ऐसे करो कि इसको ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ले लो, ओमेगा के ना लो बल्कि ओमेगा स्क्वायर के इक्वल लो, फिर आपके पास यहाँ से रूट हट जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ ओमेगा स्क्वायर लिया। और ऐसा सीधी सी बात बताने के लिए सारा कर दिया। हाँ बस ऐसे तो होता है, वरना किधर से भाई मैंने फिर भी नहीं बताया, इसी डेरिवेशन करके ये नहीं निकाला वो, ठीक है। तो वो निकालने की काम की भी नहीं थी हमें, बस जस्ट समझाना था ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा स्क्वायर ना लेके खाली ओमेगा लेते फिर यहाँ पे रूट में आ जाता, फिर हमें इसका जो पोजीशन है उसके लिए आप यूँ समझ लें कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो फिर वो इमेजनरी होती, फिर ये मसले होते। तो ये सब कहानी से बचने के लिए हमने ओमेगा स्क्वायर लिया। अगर ओमेगा स्क्वायर लिया तो खाली ओमेगा किसके बराबर होगा? खाली ओमेगा बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम है ना, तो खाली ओमेगा होगा ओमेगा इक्वल टू के बाई एम। ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग की। अब रुको, अब हम निकालेंगे क्या? अब हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे और टाइम पीरियड देखेंगे मास अटैच्ड टू स्प्रिंग का, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली अब इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, ये तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा इसके बराबर आएगी ना, आ गई है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे हैं बेसिकली, ये आगे अब उसमें है, आपके अगले पेज पे है। तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल था किसके? 2 पाई एफ के इक्वल था कि नहीं, या 2 पाई बाई टी था? हाँ सर था। ये हमने कहाँ से निकाला था? हमने शुरू में कहा था जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला था जैसा ऑसिलेशन में शेडो बनती है, सर्कुलर मोशन में शेडो जो है वो ऑसिलेशन करती है, या कह लें जो सर्कुलर मोशन का जो बिहेवियर है वो ओवरऑल ऑसिलेशन के साथ मिलता जुलता है, इसलिए हम करते हैं। ये बेसिकली रेट ऑफ आपके पास रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कह लें रेट ऑफ ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने वहाँ भी ये बात कही थी, ओमेगा इसके बराबर भी होता है, यहाँ सर होता है। चलो तो फिर ये ओमेगा दूसरा किसके बराबर भी होता है? के बाई एम के बराबर भी होता है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो इसका मतलब इन दोनों को एक जैसा लिया जाए, कंपेयर किया जाए, हासिल कर दिया जाए। तो 2 पाई बाई टी इक्वल टू क्या लेंगे मेरे भाई? के बाई एम लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो कि नहीं? अब यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऐसे ऐसे, तो ये इधर आके m बाई के हो जाएगा, m बाई के हो जाएगा बिल्कुल, और साइड में 2 पाई आएगा, 2 पाई रखा और t इधर गया। नहीं समझ आई सर, ये नहीं समझ आई। ऐसा सोचो, इसको इधर ले आओ, सब उधर 1 बचेगा, इधर आएगा तो ये m बाई के होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। इधर 2 पाई भी रखा, नीचे t भी है, और इधर क्या है? 1 है। ये नीचे था ऊपर आ गया, ऊपर था नीचे आ गया, ये t को उधर ले जाए तो ये होगा m बाई के 2 पाई इक्वल टू टी। ये जो 2 पाई है ये अंदर नहीं है रूट के अंदर, ये बाहर है, तो इधर रखने की वजह हम इधर साइड पे रखते हैं। 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्वल टू टी टाइम पीरियड वाले। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो सके मैं अगली वीडियो में इसके डिस्कस करूँ। अब यहाँ टाइम पीरियड इसके इक्वल आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। अब मैं फ्रीक्वेंसी पूछूँ तो क्या होगी? 1 बाई टी होता है, तो फ्रीक्वेंसी उल्ट आ जाएगी, 1 बाई 2 पाई, 2 पाई भी नीचे जाएगा और के बाई एम हो जाएगा। ऐसी बातें तो आती है ना आप लोगों को, के बाई एम हो जाएगा। तो अब ये थे आपके पास ओवरऑल इसका SHM का लेक्चर। तो इसके साथ जो क्वेश्चन है वो मैं करवाना होगा मुझे, बल्कि तो उसको करवाते हैं।